अगर आपका एयरक्राफ्ट उस मैक्सिमम हाइट से ऊपर है देन यू कैन नॉट हिट दैट टारगेट, राइट। बट अगर ये इस एच मैक्सिमम से नीचे रहा देन इट विल डेफिनेटली हिट, बट ओनली व्हेन द थीटा शुड बी 19.47। थीटा आपको क्या मिलेगा यहाँ से, then theta 0 will be equal to 4 h max divided by r max। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आपकी एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। कंटिन्यू 2-3 प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो थ्योरेटिकल हैं आपकी, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा हार्ड रहेगा इन 3 प्रॉब्लम्स में, काफ़ी इजी सी प्रॉब्लम्स है, राइट। बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। ये कहना चाहता है डज ए वेक्टर हैव ए लोकेशन इन स्पेस। तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर कि आप वेक्टर को उसके पैरेलली आप डिस्प्लेस कर सकते हो। इट मीन्स उसका प्री डिफाइंड उसका एक लोकेशन नहीं होता है। देन ये कहना चाह रहा है कि डज इट फ्लक्चुएट विद टाइम। तो हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन चेंज करता है। सिमिलरली इन केस ऑफ एक्सेलरेशन एज वेल, उसका डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू चेंज करता है। तो यू कैन से वो फ्लक्चुएट करता है। तो मैग्नीट्यूड भी कुछ क्वांटिटीज का विद टाइम चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, राइट। तो ये वेक्टर्स के केस में हो सकता है। नाउ ओके, वेक्टर x and y at various location in space fundamentally have indistinguishable physical effect, give cases in support to your answer। सो ये कहना चाह रहा है कि डिस्टिंग्विशेबल फिजिकल इफेक्ट्स देते हैं कि दो इक्विवेलेंट अगर वेक्टर्स हैं मान लीजिए, राइट, तो उसके इनडिस्टिंग्विशेबल फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए 2 वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, बट इट डजंट मीन कि वो सिस्टम पे इक्वली अफेक्ट करेंगे। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब वो दोनों सेम तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, बट ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक में आपका दिया हुआ है वेलोसिटी का, एक में फोर्स का दिया हुआ है, राइट। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, बट उन दोनों चीजों का जो अफेक्ट है सिस्टम के ऊपर वो अलग अलग होगा। फोर्स सिस्टम के को एक्सेलरेट करेगा, बट वेलोसिटी जो है दैट इज द इनिशियल मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स दो वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है डजंट मीन कि वो सेम अफेक्ट डालती हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर। तो ये एक बेसिक सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें था नहीं वैसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.27, उसमें क्या बोला गया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं वेक्टर्स के साथ। तो क्या ये नेसेसरी है कि अगर किसी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ए वेक्टर। तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर एडिशन के रूल को भी फॉलो करना जरूरी है, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का दिया गया है कि द रोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय एंगल। तो जो एंगल है, जिस एंगल से वो रोटेट किया है, इज दैट ए वेक्टर क्वांटिटी, वो हमें यहाँ पे बताना है। बिकॉज रोटेशन को डिफाइन करा हमने, तो एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है वो, तो क्या वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम सिंपली देखें तो एंगल्स को हम एज ए स्केलर ऐड करते हैं, राइट। इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर आप उसको रोटेशन कहते हो, एंगुलर रोटेशन इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंगल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स एंगुलर रोटेशन विल ऑलवेज बी ए स्केलर क्वांटिटी, राइट, बिकॉज यू कैन ऐड देम एज ए स्केलर नॉट एज ए वेक्टर, राइट। तो ये आपका एक सिंपलेस्ट जो थ्योरेटिकल आंसर आप कह सकते हो 4.27 पूछा गया था, तो ये आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो भी एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, राइट। इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि वी कैन एसोसिएट ए वेक्टर, कैन वी एसोसिएट ए वेक्टर विद फॉलोइंग। फर्स्ट में दिया गया है कि एक स्फीयर के साथ क्या वेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए वेक्टर जो है उसमें वॉल्यूम को हम वेक्टर से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट उसके सरफेस एरिया को हम बता सकते हैं वेक्टर की हेल्प से। दैट विल ऑलवेज बी आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड ऑफ द स्फीयर, राइट। तो ये उसके केस में आ गया। सेकंड आ जाता है लेंथ ऑफ ए वायर बेंट इनटू ए लूप। तो आपको पता है कि वायर अगर किसी लूप में बेंट किया हुआ है, इन दैट कंडीशन वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, न कि वेक्टर का। उसमें ओनली आप पाथ लेंथ को डिस्कस कर सकते हो, न कि डिस्प्लेसमेंट को, राइट। थर्ड केस बोल रहा है कि ये प्लेन पेपर, प्लेन एरिया, राइट। तो हमने देखा था कि
जो एरिया है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसके अंदर वेक्टर को, एरिया वेक्टर को आप प्लेन के परपेंडिकुलर आप एक्सप्लेन करते हो, राइट। तो ये 3 ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी दी हुई थी जो थ्योरेटिकल थी, बेसिक सी प्रॉब्लम्स थी, और ये थोड़ा बताना जरूरी लगा मुझे, तो आई थॉट आई शुड डिस्कस, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट विल बी एक्सरसाइज 4.29। ये एक्सरसाइज आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है और काफी सिंपल सी प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें बोला गया है कि बुलेट फायर्ड विद एन एंगल 30 डिग्री with a horizontal and it hits the ground 3 किलोमीटर away. So it means आपने यूं करके एक प्रोजेक्टाइल किया जो कि 3 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है। इनिशियल एंगल इसका 30 डिग्री था और किसी u वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया था और ये 3 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है। अब ये कहना चाह रहा है कि एक यहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्ट है किसी हाइट के ऊपर, और ये जो हाइट है ये आपको कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर है। तो ये कहना चाह रहा है कि आप एंगल जो था 30 से इसको कुछ चेंज करिए और नया एंगल पता करिए कि क्या आप इस ऑब्जेक्ट को हिट कर सकते हो कि जो कि 5 किलोमीटर हाइट पे ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तो ये बेसिक सा सवाल है, इसको कैसे करोगे आप, इनिशियल जो चीजें दी गई उनका यूज करिए। तो आर मैक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आर मैक्स होता कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, सो दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 60 डिवाइडेड बाई जी, and this is nothing but 3 kilometer. From here you can calculate the velocity of that object. Now you need to see the h max for which you can move to the maximum height to hit the object. This will be equal to, you know it is u square sine 2 sine u square sine theta divided by sine square theta divided by 2g. Right? Now you know the u, you know g value, you just have to find this theta value, right? Now when you find this sin theta, जब आप sin theta की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखोगे कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, राइट। थीटा को आप थीटा प्राइम लिख दीजिए बिकॉज दिस वाज 30, नाउ दिस वन इज अ डिफरेंट एंगल हमने रीएडजस्ट किया है, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ये 5 किलोमीटर हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम स्ट्राइक नहीं कर सकते बिकॉज हमने यहाँ पे जो एंगल निकाला वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक रूल्स को। इट मीन्स वी कैनॉट हिट दिस ऑब्जेक्ट विच इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये एक बेसिक सा आपका सवाल था। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 30, एक्सरसाइज 4.30, और ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाली है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट। इसमें बोला गया है कि एक फाइटर प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली एक एल्टीट्यूड मींस अर्थ से उसका डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर हाइट के ऊपर जो एयरक्राफ्ट है वो आपका फाइटर एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, और इसकी जो स्पीड है ना वो इस डायरेक्शन में दी हुई है, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। ओके, पासेस डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द एंटी एयरक्राफ्ट गन। अब यहाँ पे नीचे क्या है, हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन यहाँ पे नीचे रखी हुई है, राइट। सो हमें जो शेल है, जो बुलेट है या फिर जो मिसाइल है, उसको किस एंगल से यहाँ पे थ्रो करना चाहिए, जो कि एंगल थीटा है, किस एंगल से हमें क्या करनी चाहिए, उसको थ्रो करनी चाहिए, राइट। At what angle from the vertical should the gun be fired for the shell? Speed दिया गया है 600 मीटर पर सेकंड का यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है जो कि हिट करेगा किसको, प्लेन को हिट करेगा, राइट। तो ये हमें दिया गया तो हमें क्या निकालना है कि ये एंगल निकालना है सबसे पहले कि किस एंगल पे उसको फेंका जाए ताकि क्या हो, वो उसको हिट करे, राइट। तो सबसे पहले देखिए हमने हमेशा क्या देखा था, इवन हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे थ्रो किया गया है तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हमेशा फॉलो करेगा, बट प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में भी हमने क्या डिस्कस किया कि आपकी जो हमने यूज की थी कौन सी इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, और उनको हमने इंडिपेंडेंटली यूज किया था एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। सेम चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। हमें क्या करना है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को सेपरेटली हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, राइट। और उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेक करने वाले हैं, राइट।
तो यहाँ से आप क्या चीज चेक कर सकते हो कि ये जो एंगल है, दिस इज एंगल थीटा, तो आप यहाँ से क्या चेक कर सकते हो कि अगर दोनों स्ट्राइक करेंगे तो दोनों सेम टाइम पे ही स्ट्राइक करेंगे, राइट। तो यहाँ से आप यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये वाला इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इस वाले ने जो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दोनों सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि साइन थीटा ऑफ दिस 600 मीटर पर सेकेंड, राइट, this velocity component in this particular direction will be equal to the direction which is traveled by this object. So this is velocity multiplied by time. Now this will be equal to, आपको यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों आपके इक्वल होंगे तभी आपकी कोलिजन यहाँ पे रहने वाली है। एक्स डायरेक्शन में दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सो टी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 600 मीटर पर सेकेंड will be equal to 720, और ये किलोमीटर में दिया गया, then we'll convert it into मीटर, so 1000 divided by 3600, ये सेकंड में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम से टाइम कन्वर्ट कर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज बोथ आर सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट दिस साइन थीटा वैल्यू, दिस विल बी 720 into 1000 divided by 3600 into 600। सो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हो, तो थीटा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे दैट विल कम आउट टू बी 19.47 डिग्री। ये आपका एंगल आ जाता है जिसके ऊपर आप इसको थ्रो करोगे। तो बेसिकली हमने किया क्या, इसका एक्स कंपोनेंट जो था उसको हमने रिजोल्व करके यहाँ पे हमने चेक कर लिया, जो कि आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे सेम आना चाहिए। अब यहाँ से आप क्या इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि अगर आपका एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, आपने बुलेट इस वेलोसिटी से थ्रो किया, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि इसको एग्जैक्टली थीटा को आपको 19.47 डिग्री होना पड़ेगा, देन ओनली दे गोइंग टू हिट ईच अदर, राइट। अदरवाइज अगर आपका एंगल डिफरेंट होगा देन दे विल नॉट हिट, राइट। दूसरी चीज क्या इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में 1.5 किलोमीटर, ये आपकी थीटा कैलकुलेशन में कहीं नहीं आई। इट मींस ये मैटर नहीं करता कि वो किस हाइट के ऊपर है, वो ओनली हिट करेगा एयरक्राफ्ट को जब आपका एंगल इतना होगा, राइट। बट दूसरी चीज ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में कि एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट, राइट। अब ये इसका क्वेश्चन का क्या रीजन है कहने का कि एल्टीट्यूड का क्यों मैटर करता है एल्टीट्यूड, कि आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे तो हिट करने के चांस कम होंगे। हिट होगा बट हिट तभी होगा जब एंगल इतना होगा, बट एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो देखिए अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, आपने एक प्रोजेक्टाइल ही तो किया है, यहाँ पे ये यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट यूं मूव कर रहा है और आपने यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो किया है। तो बेसिक सी बात है कि ये एंगल आपका कितना होना चाहिए इस प्रोजेक्टाइल का, दिस शुड बी 19.47, तभी ये हिट करेगा। बट दूसरी केस क्या बनता है कि मान लीजिए ये एल्टीट्यूड जो था जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इतना ज्यादा हो गया कि आपकी जो मैक्सिमम हाइट जिस तक वो रीच कर सकता था, जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस बुलेट के पास थी, उस रॉकेट के पास थी, अगर वो मैक्सिमम हाइट तक ही नहीं पहुंच पाया, अगर आपका एयरक्राफ्ट उस मैक्सिमम हाइट से ऊपर है, देन यू कैन नॉट हिट दैट टारगेट, राइट। बट अगर ये इस एच मैक्सिमम से नीचे रहा, देन इट विल डेफिनेटली हिट, बट ओनली व्हेन द थीटा शुड बी 19.47, ये कंडीशन है। बट दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी एच जो है दैट शुड बी लेस देन एच मैक्स। तो पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी। अब हमें चेक करना है दूसरी कंडीशन। ये कहना चाह रहा है कि हमें ये हाइट निकालो जिसके बाद जो है वो सेफ जोन में आपका एयरक्राफ्ट चला जाए, किस हाइट से ऊपर एयरप्लेन को उड़ाया जाए ताकि जो है वो आपकी इस बुलेट से बच पाए। तो बेसिक सी बात है, एच मैक्स हमें निकालना है। सो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और यहाँ पे ये थीटा कौन सा वाला आ गया, ये यहाँ पे ये वाला थीटा है जिसको मैं 5 लिख देता हूँ, राइट। सो दिस विल बी 5। सो एच मैक्स नाउ यू कैन राइट इट टू बी यू स्क्वायर एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g, राइट। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, थीटा की वैल्यू तो आपकी दी हुई है, राइट। अब एंगल आपका क्या है 19.47, 19.47 यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। u आपका कितना दिया हुआ है 600 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और 2g की वैल्यू ये है।
एच मैक्स आपको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करना है फॉर थीटा इज इक्वल टू 19.48 या 19.47, राइट? ओके, सो एच मैक्स जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी 16.38 किलोमीटर, इट इज 16.328 किलोमीटर। इट मीन्स आपकी जो हाइट है वो एच मैक्सिमम हाइट जो कि इतनी है, इतने एल्टीट्यूड से अगर आपका एरोप्लेन ज्यादा हाइट पे चला जाता है देन यू दिस एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन नॉट हिट द टारगेट, राइट? तो आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था ये, जिसमें हमने बताया कि एरोप्लेन से जो बुलेट है वो कब कोलाइड करेगी, जब ही करेगी जब आपका इसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और इसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। वहां से हमें थीटा की कंडीशन मिली। फिर हमने देखा कि हाइट का भी फर्क पड़ता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर हाइट से ऊपर है देन इट कैन नॉट हिट द टारगेट बिकॉज आपका एच मैक्सिमम रीच हो चुका है। उस टाइम पे ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट हाइट तक नहीं जा सकता, वो एक मैक्सिमम पर्टिकुलर हाइट तक ही जाएगा, जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की हेल्प से आप इजीली इसको कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो, राइट? तो इस हाइट से ऊपर आपका जो है वो हिट नहीं कर सकता टारगेट के ऊपर। तो ये काफी सिंपल सा और काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यहाँ पे थी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है आपकी एक्सरसाइज 3.31। ओके, और ये काफी इजी प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें बोला क्या गया है कि एक साइक्लिस्ट है जो कि कितनी स्पीड से साइकिल को चला रहा है। तो यहाँ से एक सर्कुलर पाथ में ऐसा कुछ बोला हुआ है कि ये सर्कुलर पाथ है और इसमें साइक्लिस्ट है और ये 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, साइकिल को यहाँ पे चला रहा है, राइट? और रेडियस जो है 80 मीटर की यहाँ पे दी हुई है। और जैसे ही ये सर्कुलर पाथ में आता है ये क्या करता है, ये ब्रेक्स को अप्लाई कर देता है और एक फ्रिक्शन इसके ऊपर लगने लग जाता है। तो ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लगेगा सेंट्रीपिटल, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में और बाइसिकल इस डायरेक्शन में लेट्स से मूव कर रही है। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, कांस्टेंट रेट से डी एक्सीलरेट कर रहा है या फिर ब्रेक लगा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, राइट? What is the magnitude and direction of net acceleration of the cyclist on the circular turn? तो सबसे बेसिक चीज यहाँ पे क्या आ जाती है कि दो तरीके के एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। A इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू A सेंट्रीपिटल प्लस A यहाँ पे ब्रेक की वजह से एक्सेलेरेशन यहाँ पे लग रहा है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन करा हुआ है। ये आपका यहाँ पे 27 kilometer per hour, and now let's say if I'm writing it to be something like this 0.5 meter per second, तो इक्विवेलेंट आपका मान लीजिए कुछ ऐसे एक्सेलेरेशन आएगा और ये मान लीजिए कुछ एंगल थीटा आपका बना रहा है किसके साथ, ए सेंट्रीपिटल है, ये आपका ए आपका किसके साथ है, ए ब्रेक का आपका डायरेक्शन दिया है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने, और ये आपका एक्सेलेरेशन जो है वो ए इक्विवेलेंट वेक्टर आ जाता है। तो सबसे पहले तो ए इक्विवेलेंट वेक्टर निकालना है, इसको आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट? तो बेसिक सी बात है, ये आपका यहाँ पे आ जाता है ए वेक्टर। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 0.70, राइट? 0.70, और अगर मान लीजिए इसको मैंने लिखा है ए सी में, तो मान लीजिए मैं आई कैप इसको लिख रहा हूँ, राइट? फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट, राइट? एंड दूसरा मैं प्लस ये या फिर माइनस लिख दीजिए, इसको माइनस नीचे की डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, सो इट विल बी 0.5 मीटर पर सेकंड या फिर जे कैप। तो ये एक पर्टिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही मैंने दिखाया है बाय डायरेक्शन। तो आप कह सकते हो, अब आपको क्या देखना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का ही बताना है ना, वेक्टर नहीं बताना आपको ओनली बताना है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, और इसका ले लीजिए अंडर रूट, और जब आप इसकी कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो आपके पास आती है 0.86 वैल्यू। तो जो एक्सीलरेशन का मॉडुलस है 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या जाता है, एक्सीलरेशन निकल के आ जाता है। अब दूसरी बात आती है थीटा, अगर आपको निकालना है तो tan ऑफ थीटा, बेसिक सी बात है, tan ऑफ थीटा क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाई, तो दिस विल बी 0.7 डिवाइडेड बाई 0.5, यहाँ पे निकाल, सॉरी 0.5 डिवाइडेड बाई, दिस विल बी 0.5 डिवाइडेड बाई 0.7 आपका यहाँ पे निकल के आता है, राइट? सो दिस विल बी द एंगल विद द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, राइट? सेंट्रीपिटल के साथ वैल्यू है, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट इजिली
यहाँ पे कर सकते हो, राइट। और ये जो थीटा की वैल्यू है, थीटा विल कम आउट टू बी, इसकी वैल्यू चेक करोगे तो 90 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 54.5 डिग्री, राइट। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया, राइट। ये मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, बिकॉज मैंने जो अपनी प्रॉब्लम में है, ये जो एंगल है, ये मैंने ये वाला कंसिडर कर रखा है फाई, और जब आप फाई का कैलकुलेट करोगे ना तो फाई आपका ये वाला एंगल आएगा 54.5 डिग्री, बट आप थीटा कैलकुलेट कर रहे हो तो थीटा आपका 90 माइनस 54.5 डिग्री हो जाता है। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। आपको आपके केस में दो एक्सीलरेशन एक्ट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर आपका किस डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाता है। दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख दिया। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकालना था, थीटा निकालना था और मैग्नीट्यूड निकालना था। बिल्कुल बेसिक सा सवाल यहाँ पे आपका हो जाता है, राइट। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 4.31, राइट। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट विल बी एक्सरसाइज 4.32 एंड आई थिंक दिस वन इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। और ये काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला गया है कि प्रोजेक्टाइल एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड x एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो कुछ इस तरीके से आप लिखते हो क्या, कि थीटा t इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v0y माइनस gt डिवाइडेड बाय v0x। तो ये बताना है हमें कि जो एंगल थीटा है एट एनी पर्टिकुलर टाइम यू डिफाइंड इट बाय समथिंग लाइक दिस, राइट। तो बेसिक सी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते थे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमने किया, सो ये आपका क्या होता है, थीटा हो जाता है। ये आपका एंगल थीटा है, ये वी वेक्टर है, राइट। और किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर वी वेक्टर मान लीजिए ये है, राइट। तो इसका वी एक्स कंपोनेंट हो जाता है और ये आपका वी वाई कंपोनेंट हो जाता है। तो थीटा टी बेसिकली होगा क्या, अगर मैं इसका tan लेता हूँ, tan ऑफ थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, और ये पर्टिकुलर टी टाइम की बात हम कर रहे हैं, राइट। बेसिक सी बात है। तो आप देखोगे कि वी एक्स टी जो है दैट विल बी इक्वल टू वी जीरो प्लस ए एक्स टी, और एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो होता है, दैट देन इट मीन्स इट विल ऑलवेज बी वी जीरो एक्स। सिमिलरली वी वाई टी विल ऑलवेज बी इक्वल टू वी जीरो वाई माइनस जी टी, बिकॉज जी एक्सेलेरेशन उसके ऊपर काम करता है। तो ये वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो थीटा इनवर्स आप यहाँ से चेक करोगे तो दिस विल एग्जैक्टली कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ये हमने यहाँ पे क्या करा, ये यहाँ पे प्रूव करा। तो ये इसका था ए पोर्शन। अब इसका बी पार्ट भी दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। tan थीटा, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें बताना था। तो सिंपल सी बात है, tan थीटा इज नथिंग बट वी वाई टी डिवाइडेड बाई वी एक्स टी। वी वाई टी का एक्सप्रेशन पता है हमें, वी एक्स टी का पता है, दोनों को डिवाइड करके थीटा इनवर्स आप निकाल लीजिए। अब ये कहना चाह रहा है कि सो दैट प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा जीरो फॉर ए प्रोजेक्टाइल लॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय, ओके। हमें बताना है कि अगर ये थीटा जीरो है, किसी एंगल इनिशियल एंगल से फेंका गया, तो अगर आप थीटा जीरो निकालते हो ना, दैट विल कम आउट टू बी tan इनवर्स 4h max divided by r and it will be r max, right। तो ये बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, r max होता क्या है, r max is nothing but u square sin 2 theta divided by g। इसको कैसे लिख सकते हो, u square sin theta और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 sin theta cos theta ना, डिवाइडेड बाई जी। अब h max होता क्या है, h max is nothing but u square sin square theta डिवाइडेड बाई 2g। अब इक्वेशन 1 है 2 है, आप एक काम करिए, आप क्या करिए, डिवाइड करते हैं h max को विद r max। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा की टर्म्स में मिलेगा, tan थीटा आपको क्या मिलेगा यहाँ से, tan थीटा जीरो विल बी इक्वल टू 4h max डिवाइडेड बाई r max। तो थीटा tan इनवर्स कर दीजिए, आपको ये वाला यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें h max का फॉर्मूला r max का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोनों को रीअरेंज करके हमने क्या करा, ये वाला रिलेशन निकाल दिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, इसकी जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थी वो हमने इस चैप्टर की कंप्लीट कर लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर 5,
उसको डिस्कस करेंगे। उसमें फोर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें आएंगी नई जिनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा नया चैप्टर स्टार्ट करना। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है या फिर कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अगर रहते हैं, कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स रहती हैं किसी स्टैंडर्ड बुक से, देन आई विल गिव देम एज ए असाइनमेंट और आप उनको सॉल्व करिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है देन आई विल ऑल्सो डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स इफ दे आर नॉट relevant with whatever I've discussed. I mean the special problems, right? अगर आपका उनका solution नहीं कर पाते हो then I will discuss those problems as well. So thank you all for watching and we will meet in the next video with the next chapter.